चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर खत्म किया था, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखना सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, इंडेक्स क्वेश्चन। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर देखो। बुक पीछे है, लास्ट बेंच बुक। वेर बुक। ये बुक है क्या? ठीक है, पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, पेज नंबर? हाँ, 85। ओके, 85 95 है ना। पुरानी बुक, नई बुक। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट? ये क्वेश्चन। व्हाई इज डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? तो हमारे में डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन नहीं होता ना। हमने देखा था सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन इन, CO2 आउट हो जाता है। उसका कारण है कि उनकी पूरी बॉडी डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है, सारे सेल्स डायरेक्टली कांटेक्ट में है, तो उनका पॉसिबल है। और हमारे अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है, इससे डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमारे पास बॉडी सेल्स अंदर तक हैं जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एटमॉस्फेयर के, जो ऑक्सीजन डिफ्यूजन से ले सके। ठीक है, लेकिन इसका आंसर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लेना है ना। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells may not be in multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact, may not be in direct contact with the surrounding environment. All the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. All the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. Stop. Thus simple diffusion, thus simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. Thus, simple diffusion will not meet the requirements of all the cells. समझ में आया आंसर? हाँ, अगर सारे सेल्स एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होते तो सभी डिफ्यूजन से O2 और CO2 एक्सचेंज कर लेते, पर ऐसा है नहीं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, उसी पेज में है सेकंड क्वेश्चन। पढ़ रहे हैं। What criteria do we use to decide whether something is alive? ये तो इजी है क्वेश्चन, है ना। हम सारे लाइफ प्रोसेस के नाम लिख सकते हैं, मूवमेंट लिख सकते हैं, ग्रोथ लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज की ग्रोथ हो रही है मतलब वो लिविंग है, जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही है वो नॉन लिविंग है, राइट, है ना। तो लिखेंगे इसका आंसर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट characteristics like characteristics like
पॉइंट वाइज लिखेंगे, है ना। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, living organisms have a cellular structure. They have a cellular structure. Living organisms have a cellular structure. ये क्या है? जहां की चीजें वहीं लगा के रखो ना। सुने क्या? फर्स्ट पॉइंट, दे हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड, दे शो मेटाबॉलिज्म। दे शो मेटाबॉलिज्म। थर्ड, they undergo they undergo growth, repair. They undergo growth, repair, and death. And death. Next point, they exhibit movements. They exhibit movements. Next point, they have the ability to reproduce. They have the ability to reproduce. They have the ability to reproduce. कितने पॉइंट्स हो गए? 5। एक और लिखना, न्यूट्रिशन, nutrition and respiration. Nutrition and respiration are the important characteristics of living beings. Are the important characteristics of living beings. Nutrition and respiration are the important characteristics of living beings. अभी जितने भी पांचों छह पॉइंट लिखे, ये these are not exhibited by नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज पे है, पढ़िए। व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर, यूज क्या लिखा हुआ है? यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? कौन कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं बाहर का? वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर न्यूट्रिशन भी बाहर से ही ले रहे हैं हम, है ना। लिखेंगे इसका आंसर, वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड। और सिर्फ हम नहीं ना, प्लांट्स भी तो यूज कर रहे हैं। वी नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड in order to grow, in order to grow, comma, develop, comma, synthesize protein, synthesize protein, synthesize protein and other substances needed in the body, and other substances needed in the body. And other substances needed in the body. Full stop. Energy and materials, and energy and materials are received from the food, are received from the food, full stop. Autotrophic plants, autotrophic plants, autotrophic plants need CO2 and H2O. Autotrophic plants need CO2
and H2O along with sunlight for photosynthesis. Autotrophic plants need CO2 and H2O along with sunlight for photosynthesis. And last sentence, oxygen is required to carry on the important process of oxygen is required. Oxygen is required to carry on the important process of respiration. Important process of respiration. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उसी पेज में है. व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? कोई चार लिख लो, कॉमा डाल के चारों के नाम. रिप्रोडक्शन भी हमारा एक लाइफ प्रोसेस है ना, बट दैट इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. ठीक है, अंदर तक जाओ वैभवी. ठीक है, तो चारों के नाम लिख लो कॉमा डाल के. न्यूट्रिशन, उसके बाद क्या पढ़ा था हमने? रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं लिखेंगे. ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ. न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, कॉमा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में आ जाइए. पेज नंबर डालिएगा जरूर, है ना? पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? क्या है डिफरेंस? पहले तो अपना डेफिनेशन ही है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, जबकि हेटरोट्रॉपिक में दे डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, है ना? लिखेंगे, इसका आंसर लिखो. कॉलम बना लेंगे क्या? कॉलम बना लो. ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड कॉलम हेटरोट्रॉपिक. ज्यादा बड़ा नहीं करना, 2-3 पॉइंट्स ही लिखने वाले हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक कॉलम, दूसरा कॉलम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक के नीचे. ऑटोट्रॉपिक एक कॉलम रहेगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट और केमिकल एनर्जी. इज सनलाइट और केमिकल एनर्जी. दो पढ़े थे ना, फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस, याद है? तो सनलाइट के लिए दे नीड, फोटोसिंथेसिस के लिए दे नीड सनलाइट, एंड कीमो के लिए दे नीड केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट और केमिकल एनर्जी. हेटरोट्रॉपिक में लिख लीजिए, सोर्स ऑफ एनर्जी इज रेडीमेड फूड. सोर्स ऑफ एनर्जी इज रेडीमेड फूड. READYMADE, रेडीमेड फूड. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉपिक में और किसमें? सेकेंड पॉइंट ऑटोट्रॉपिक में, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में सेकेंड पॉइंट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस.
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस. यहां पे लिखना दे फीड अपॉन, दे फीड अपॉन हेटरोट्रॉपिक के नीचे, दे फीड अपॉन dead or living plants or animals. They feed upon dead or living plants or animals. डेड क्यों बोल रहे हो? क्योंकि डिकम्पोजर्स भी इसी कैटेगरी में आएंगे, है ना. सेप्रोट्रॉप्स, द वन हु डिपेंड्स अपॉन द डेड रिमेन्स. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, इट ऑल्सो कम अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो डेड और लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स. ठीक है, एक पॉइंट लास्ट लिखेंगे, एग्जांपल्स. इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक के नीचे. इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, it occurs in green plants, comma blue green algae, green plants, comma blue green algae, comma certain bacteria. Certain bacteria etc. ठीक है, और यहां पे लिख लो फाउंड इन एनिमल्स, comma fungi and most of the bacteria. Found in animals, fungi and most of the bacteria. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज में है. वेयर डू, पढ़ रहे, क्या क्वेश्चन? वेयर डू द प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. ये भी इजी है. कार्बन डाइऑक्साइड उनको एनवायरमेंट से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है. सनलाइट भी उनको एटमॉस्फेयर से मिलेगी. वाटर उनको रूट से मिल जाएगा, मतलब सॉइल से मिल जाएगा. मिनरल्स भी उनको सॉइल से मिल जाएंगे. ठीक है, क्लोरोफिल उनके पास है पहले से. तो लिखेंगे इसका आंसर material is taken in the form of CO2. Material is taken in the form of CO2. Material is taken in the form of CO2 and H2O. CO2 and H2O, which is converted into carbohydrates. Which is converted into carbohydrates. Which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. In the presence of sunlight and chlorophyll. So, stop. Chlorophyll is present in green parts of the plant. Chlorophyll is present. Chlorophyll is present. Chlorophyll की स्पेलिंग क्या है? CHLOROPHYLL. Chlorophyll is present in green parts of the plants. ठीक है, next. What is the role of acid in the stomach? क्या क्या काम था एसिड का? टू किल बैक्टीरिया और कुछ. एसिडिक मीडियम भी बनाएगा ना, क्योंकि माउथ से जब खाना स्टमक में पहुंच रहा था वो बेसिक हो गया था. सलाइवा इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर, तो उसको एसिडिक मीडियम देगा. और क्या था? पेप्सिन को एक्टिवेट करना. याद आ रहा है क्या? है ना, लिखो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फॉर्मूला इज HCl, ब्रैकेट में HCl लिख लेना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड
ब्रैकेट में HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूस स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का एक्शन स्टॉप करेगा पहले, फिर अपना काम चालू करेगा, है ना। स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा, comma, kills the bacteria, kills the bacteria, kills the bacteria present in the food, kills the bacteria present in the food, comma, activates the enzyme pepsin, activates the enzyme pepsin, PEP, SIN, है ना, pepsin, and provides an acidic medium. तो तीन फंक्शन होगा इसके, है ना, provides an acidic medium for proper digestion of food, provides an acidic medium for proper digestion of food. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यही है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पेज में है ना. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स का भी मेन कई तो मेन रोल था ना, ये नहीं होते तो हमारा सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल तो एक ट्यूब है जस्ट, है ना. तो इनको क्या बोला था अपने, बायो कैटलिस्ट, दे आर बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट तो है बिकॉज दे आर स्पीडिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट सिंस इट इज प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो नाम क्या पड़ गया इसका, बायो कैटलिस्ट. देखो इसमें एंजाइम्स एक्ट एज बायो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट हमने पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना, कि दे आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच ऑल्टर्स द स्पीड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्पीड को चेंज करते हैं. तो क्या लिखे, एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटलिस्ट and speed up the rate of digestion and speed up the rate of digestion and speed up the rate of digestion of complex and non-diffusible, complex and non-diffusible organic compounds, non-diffusible organic compounds. क्या क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन, है ना, लाइक प्रोटीन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, कॉमा फैट्स, प्रोटीन के लिए हमारा था ना पेप्सिन था, और कौन कौन से एंजाइम थे पेप्सिन के बाद, एक ट्रिप्सिन था, लाइपेज तो फैट के लिए है, हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं. फिर आगे जाके अमीनो पेप्टिडेज, है ना, ये तीन थे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनो पेप्टिडेज, ये तीनों मिल करके प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो प्रोटीन कॉमा फैट, इसके लिए लाइपेज है ना, फैट एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स एक्सेट्रा, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स एक्सेट्रा, कॉम्प्लेक्स शुगर्स, कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, एंड कॉम्प्लेक्स शुगर्स एक्सेट्रा. इसके लिए कौन है हमारे पास, सलाइवरी एमिलेज था, फिर कुछ इंटेस्टाइन का एमिलेज था, पेनक्रियास का एमिलेज था, इसके अलावा माल्टेज, क्योंकि एमिलेज का काम क्या था, वो कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था. अल्टीमेटली माल्टेज और आइसोमाल्टेज इस माल्टोज और आइसोमाल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे थे. तो यहां पे तीन एंजाइम इन्वॉल्व है, एमिलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज. फैट के लिए एक ही रेस्पॉन्सिबल है, लाइपेज, और उसके लिए पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनो पेप्टिडेज. ठीक है,
टोटल कितने हो गए, 3 उधर 3 इधर, 7, 7 एंजाइम्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पढ़िए, उसी पेज में। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? कॉइल्ड था ना, लॉन्ग है, कॉइल्ड है, उसमें विली और माइक्रोविली जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि खाने को एब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, लिखेंगे इसका आंसर। फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट वाइज लिखते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट, इट इज लेंदी, इट इज लेंदी, ब्रैकेट में लिख लो, लेंदी के बाद ब्रैकेट में अबाउट 6 मीटर्स, तो क्योंकि वो कॉइल्ड और फोल्डेड है इसलिए उतनी सी जगह में आ गया। इट इज लेंदी, ब्रैकेट में अबाउट 6 मीटर्स। लेंदी में डी वाई नहीं आता भाई, इसको बोलते ऐसा है। ये है लेंदी, अब वही लिखो जो ये बोला। चलो, इट इज लेंदी अबाउट 6 मीटर्स। हाँ, सेकेंड पॉइंट, इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग, अच्छे से काटना है ना। Its inner lining has two types of folds. Its inner lining has two types of fold called villi, 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 and microvilli. ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फोल्डिंग्स है ना, फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जिससे कि उसका एरिया ऑफ सरफेस एरिया बढ़ रहा है। सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा सरफेस मिलेगा, है ना। मतलब अगर मैं एक सिंपल ऐसा एक लाइन खींच दूं और इसी को मैं ऐसे फोल्ड कर करके करूं, तो ये सब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना इसका। यहाँ सरफेस एरिया कितना, सिर्फ इतना ही है, जबकि यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरा आपका सरफेस एरिया है जहां पे फूड एब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट लिखना, एब्जॉर्ब कराने के लिए कौन है वहां पे, ब्लड आएगा अपनी कैपिलरीज के साथ और एक्सचेंज होगा ना। तो लिखेंगे थर्ड पॉइंट, ईच विलस, ईच विलस, VILLUS, सिंगुलर विलस, प्लूरल विली, each villus has blood capillaries, each villus has blood capillaries and a lymph capillary, each villus has blood capillaries and a lymph capillary। lymph भी पढ़ा था हमने, वो भी हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू था, बट वो वाइट कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें आरबीसीज नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, ये इतना पार्ट आपका न्यूट्रिशन का था ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए रेस्पिरेशन वाले पार्ट में। रेस्पिरेशन वाले में क्या क्या क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, मिला? हाँ पढ़े क्वेश्चन। व्हाट एडवांटेज, यही क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव इन रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? क्या मीनिंग होगा क्वेश्चन का, मतलब हम लैंड वाले एनिमल्स है ना, तो वही टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड, और एक है एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, तो उनका ऑक्सीजन का सोर्स क्या है, वाटर में जितना डिजोल्व हो रहा है ऑक्सीजन वही वो यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। बट दिक्कत वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में बहुत कम है। अब आप सोचिए कि उनको अगर ऑक्सीजन पानी में ही लेना है डिजोल्व फॉर्म में, और अगर डिसोल्यूशन कम हो रहा है ऑक्सीजन का पानी में, तो उनको बहुत कम ऑक्सीजन मिलेगा, राइट। तो वही अपन बोलना चाह रहे हैं कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को एयर एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, और हमको ऐसा नहीं कि डिजोल्व फॉर्म में चाहिए, हम तो डायरेक्टली ले लेते हैं ऑक्सीजन को, राइट। तो इसलिए हमको अवेलेबिलिटी ज्यादा है ऑक्सीजन की इन कंपैरिजन टू एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स derive oxygen from air, derive oxygen from air
which is much denser than water. Terrestrial animals derive oxygen from air, which is much denser than water. यहाँ पे डेंसर का मतलब ये नहीं कि एयर की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। हमने तो पढ़ा ना कि एयर रेयरर मीडियम होता है, वाटर डेंसर मीडियम होता है। यहां हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की डेंसिटी कहां ज्यादा है। तो ऑक्सीजन ज्यादा कहां पर है, एयर में, इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये उस रेस्पेक्ट में हम इसको डेंसर बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखे, विच इज मच लेस denser than, sorry, which is much denser than water and also contains much more oxygen. Oxygen. So these animals, so these animals, so these animals can take sufficient oxygen. So these animals can take sufficient oxygen. So these animals can take sufficient oxygen from the air, from the air to meet their, to meet their high energy needs, to meet their high energy needs. Full stop. एक लाइन और लिखेंगे इसी क्वेश्चन में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, द रेट ऑफ diffusion of oxygen is also faster in air. The rate of diffusion of oxygen, डिफ्यूजन मतलब वही मिक्स होना, ऑक्सीजन मिक्स हो रहा है एयर के साथ और एयर को ही हम इनहेल कर रहे हैं, तो एयर में ऑक्सीजन जा रहा है अच्छा खासा, ठीक है। बट वाटर में उतनी जल्दी वहां डिफ्यूज नहीं होना, वहां तो डिजोल्व होना है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो फास्टर इन एयर देन इन वाटर, देन इन वाटर। Rate of diffusion of oxygen is also faster in air than in water, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना, उसी पेज पे है। What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? टू टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक। पर एनारोबिक में भी हमने दो पढ़े थे ना, आपको याद है वो चार्ट हमने जो पढ़ा था इस टाइप का, यहां हमने लिखा था ग्लूकोज, स्टार्ट किया था हमने ग्लूकोज से, फिर बीच में आया था एक पायरुविक एसिड या पायरुवेट, और फिर उसको अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया था लाइक दिस। याद आ रहा है, पलटो पीछे, रेस्पिरेशन में जाओ एक बार। यहां हमने लिखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा CO2, H2O एंड एनर्जी। याद आ रहा है। एक हमने लिखा था ईस्ट में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। और एक थर्ड हमने लिखा था मसल सेल्स में होगा, मिला कि नहीं। हाँ, और यहां क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो बस यही चार्ट बनाना है वहां पे, तो चार्ट से समझ में आ जाएगा ना कि ग्लूकोज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी बनाता है, ठीक है। तो उसको बना लेंगे, बनाओ जल्दी। उसी को देख के बनाओ, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हाँ, पेज नंबर 88 में। और वो नई पुरानी मुझे नहीं पता, पर दिया हुआ है, ठीक है।
अरे इससे इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? बोला तो बुक में दिया हुआ है। हाँ पलटा अब अगला पेज। इधर 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 इधर। हाँ ये रहा, ये रहा, ये रहा। क्या हुआ? तो बुक से बनाना भाई, 4 बार बोल दिया हूं मैं। सर बुक ही नहीं है, कहाँ से बनाऊं? मिला कि नहीं भाई? श्री। एक अपन ने एरेबिक पढ़ा था, 2 एनारेबिक वाला था ना। ईस्ट में एनारेबिक था और अल्कोहल बन रहा था, और हमारे मसल सेल्स में भी एनारेबिक था और लैक्टिक एसिड बन रहा था, जिससे क्रैम्प्स आ जाते हैं। डन। चलिए, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, उसी पेज में, उसी पेज में है ना। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? कैसे ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन तो हमने लंग्स तक लिया है ना, फिर लंग्स से वो हर सेल्स तक कैसे पहुंच रहा है? ब्लड में कौन सा कंपोनेंट है जिसके साथ मिक्स हो रहा है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फिर यही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगा, सेल्स अपना कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ब्लड को ही देंगे, एक्सचेंज होगा ना। तो वहां फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर के कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बन के वापस आएगा। ठीक है, चलो और भी तरीके उसको भी लिखते हैं, साथ में लिखेंगे। इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स oxygen is transported in 2 ways. In human beings, oxygen is transported in 2 ways. In human beings, oxygen is transported in 2 ways. First point लिखेंगे, first point, as oxyhemoglobin, as oxyhemoglobin formed by combination of oxygen, मैक्सिमम तो इसी से जाएगा, formed by combination of oxygen and hemoglobin, as oxyhemoglobin formed by combination of oxygen and hemoglobin of RBCs, hemoglobin of RBCs। अरे बेटा, सामने आपके लिए स्पेलिंग लिख रहा हूं मैं, वैभवी, तो देख के लिख तो लो। अपने मन से जो या समझ में आ रहा है वो लिखे पड़े। ऑफ आरबीसीज। हीमोग्लोबिन कहां पे? आरबीसी में ही है, हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसीज। सेकेंड पॉइंट लिखना, और ऑक्सीजन कहां से मिलता है? मैक्सिमम तो इसी सोर्स से मिलेगा। ठीक है, सेकेंड लिखना, अबाउट 1 to 3% ऑफ ऑक्सीजन, अबाउट 1 to 3
percent of oxygen dissolved in water of blood plasma. Dissolved in water of blood plasma. Dissolved in water of blood plasma. अल्टीमेटली ऑक्सीजन जो पूरा लंग्स में है उसको लेने तो ब्लड ही गया है, तो ब्लड में आरबीसी के साथ तो हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सिंग हो रही है, बट उसी ब्लड में प्लाज्मा भी है जिसमें पानी भी है, अबाउट 90% प्लाज्मा में पानी है, और भी है, मिनरल्स हैं उसमें, प्रोटीन है उसमें, ग्लूकोज है उसमें, हॉर्मोन्स हैं, है ना, बहुत सारे मटेरियल है ब्लड के अंदर, है ना, काफी प्रोटीन्स भी हैं, बट पानी में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिजोल्व होकर के भी जा रहा है, ठीक है। तो दोनों तरीके, बट 97% ऑक्सीजन तो आपका हीमोग्लोबिन के थ्रू ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन फॉलोइंग टू वेज। इसके भी दो तरीके लिखते हैं, इन फॉलोइंग टू वेज। फर्स्ट as carb amino hemoglobin, carb amino hemoglobin as carb amino hemoglobin by combination of CO2 and hemoglobin, by carb amino hemoglobin by combination of CO2 and hemoglobin। जैसे वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के कॉम्बिनेशन से, वैसे ही जब एक्सचेंज होने वाला होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के फिर उसी हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होकर क्या बना लेगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, हीमोग्लोबिन। सेकेंड पॉइंट, एज कार्बोनिक एसिड, एज कार्बोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट में H2CO3, कार्बोनिक एसिड। पढ़ेंगे अभी अपन एसिड बेस सॉल्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, तो ये एक तरह का वीक एसिड होता है जो हमारे नेचर में भी फॉर्म होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो है, जब पानी गिरता है तो ये पानी के साथ CO2 डिजोल्व होकर के नीचे गिरता है। हालांकि ये भी एक तरह का एसिड ही है, बट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। एसिड रेन सुना ना हमने, बट उसके लिए कौन से दो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक H2SO4 और एक HNO3, क्योंकि हमारे नेचर में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी है NO2 और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी है SO2। जब पानी गिरता है तब ये दोनों गैसेस उस पानी में मिक्स होकर के ये दोनों एसिड बना लेते हैं, एंड इट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड। समझ रहे हैं, ठीक है। ये भी गिरता है साथ में, बट इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है ये, क्योंकि ये वीक एसिड है। ये वीक एसिड हो गया। एक और एसिड है जो हम घरों में यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, सिरका यूज करते हैं ना, सिरका विनेगर, तो वो तो हम खाने के लिए यूज करते हैं, तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है ना। तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, बट दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो एज कार्बोनिक एसिड, एज कार, और ये सब फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में सारे ये एनायंस पढ़े थे, याद है, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, Cl 1 नेगेटिव, अरे याद आ रहा है कि नहीं, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन, सबका फॉर्मूला हमने H पॉजिटिव के साथ बनाया है, क्योंकि एसिड में ये होना जरूरी है, ये है तो एसिड है, समझ रहे हैं। तो आप इसका फॉर्मूला बना दो, तो ये बन गया H2CO3, ये 2 इधर आएगा, ये 1 इधर जाएगा, ये बन गया फॉर्मूला। फिर ये 2 इधर आया, 1 इधर गया, ये बन गया फॉर्मूला H2SO4। फिर हम नाइट्रेट भी पढ़ते थे, NO3 का 1 नेगेटिव, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, बन गया नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे बना सारे फॉर्मूले, ठीक है। चलिए, तो एज कार्बोनिक एसिड formed by formed by formed by dissolution of DISSOLUTION। डिसोल्यूशन मतलब किसी चीज का डिसॉल्व होना, उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं,
डिसोल्यूशन ऑफ CO2, dissolution of CO2 in water of plasma, in water of plasma, in water of प्लाज्मा। जैसे ऑक्सीजन डिसॉल्व होके जा रहा था थोड़ा बहुत, वैसे CO2 भी डिसॉल्व होके जाएगा, बट CO2 जब डिसॉल्व होता है तो वो एसिड बना लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन उसी पेज पे। हाउ आर द लंग्स डिजाइंड in human beings to maximize the area for exchange of gases? क्वेश्चन समझ में आया? इट इज जस्ट लाइक, जैसे अभी अपन ने वहां एक क्वेश्चन देखा था कि हाउ आर द इंटेस्टाइन्स डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, ताकि खाना ज्यादा से ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो सके, वो था ना। तो उसके हिसाब से हमारे इंटेस्टाइन बनाई गई है। इन द सेम वे लंग्स को भी उस हिसाब से बनाया गया है, ताकि आप मैक्सिमम एयर को इनहेल करके ब्लड के साथ एक्सचेंज करके भेज सको, ताकि वो हर सेल्स तक पहुंचे, हर सेल्स में एनर्जी बने और आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। समझ रहे हैं? तो उसके लिए अपन क्या पढ़े थे कि वहां पे क्या है, एल्वियोलाई है, और वो कैसे है, मिलियंस में है। देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। जाके भी ब्रोंकस बहुत सारा सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो रहा था, एक नेटवर्क बन रहा था अंदर जाल टाइप का, और हर में एक एक ब्रोंकियल, और सब में क्या क्या लगा हुआ था, एक एक एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में भी वो उसकी वॉल कैसी थी, थिन थी, मॉइस्ट थी, ताकि एक्सचेंज हो सके प्रॉपर तरीके से। तो ये लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ऐसा बनाया गया ताकि मैक्सिमम एयर एक्सचेंज हो सके। ठीक है, चलो लिखेंगे इसका आंसर। इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, इनसाइड द लंग्स, द प्राइमरी ब्रोंकस, द प्राइमरी ब्रोंकस, BRONCHUS, primary bronchus divides and redivides, primary bronchus divides and redivides to form a network called, to form a network called, to form a network called bronchial intercom, BRONCHIAL, bronchial intercom, full stop. The finest branches are known as, the finest, finest मतलब सबसे लास्ट, जो और डिवाइड नहीं हो रही, सबसे पतली। The finest branches are known as alveoli. The finest branches are known as alveoli. अपन नहीं देखेंगे ऊपर, है ना। आपको जहां लगता है ना कि मैं गलत स्पेलिंग, आप ऊपर देख लिया करो, मैं लिखा रहूंगा आपके लिए। ठीक है, फाइनेस्ट ब्रांचेस आर कॉल्ड एल्वियोलाई, फुल स्टॉप। देयर आर अबाउट, देयर आर अबाउट 700 million alveoli. There are about 700 million alveoli in both the lungs of men, in both the lungs of men, in both the lungs of men, which collectively provide, which collectively provide, which collectively provide a surface area of, which collectively provide a surface area of 100 square meter, 100 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर मतलब क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर बनाना है अपने को जिसका साइड 10 मीटर है। समझ रहे हो? एक स्क्वायर अगर उसका साइड 10 सेंटीमीटर होगा, 10 मीटर होगा सॉरी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10, 100 स्क्वायर मीटर। तो आप अगर सारे एल्वेओलाई का ऐसे खोलोगे ना और ऐसे बिछाना चालू करोगे, तो वो पूरा एरिया कितना कवर कर लेगी, 100 स्क्वायर मीटर का। मतलब इतना एरिया मिल रहा है ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए। इतना तो हमारा स्किन नहीं, अगर आप स्किन को भी निकाल के पूरा बिछा दो ऐसे,
तो स्किन भी इससे बहुत कम एरिया लेता है, इससे ज्यादा एरिया एल्वेलाई के सारे एल्वेलाई मिला के ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, 100 स्क्वायर मीटर विच इज मोर देन 50 टाइम्स, which is more than 50 times that of skin, which is more than 50 times that of skin. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया पूरा रेस्पिरेशन का इंडेक्स क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाइए ट्रांसपोर्टेशन वाले पार्ट में। क्या है पहला क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन का? व्हाट आर द components of transport system in human beings? What are the function of these components? तीन कंपोनेंट पढ़े थे ना ट्रांसपोर्टेशन में, क्या क्या था? हाँ, ब्लड जो लेके जाएगा चीजों को, फिर ब्लड को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? ब्लड वेसल्स चाहिए, और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? हार्ट, पंपिंग ऑर्गन। ठीक है, तो लिखेंगे, फर्स्ट लिख लो, पहला हार्ट के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट हार्ट, फर्स्ट हार्ट, हाइफन डाल के लिखो एक लाइन इसके लिए। एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन, और पंप करके क्या कर रहा है? एक फोर्स दे रहा है ना ब्लड को, ताकि ब्लड जा सके हार्ट के बाहर। एक्ट एज पंपिंग ऑर्गन and provides necessary force, and provides necessary force for blood circulation, and provides necessary force for blood circulation। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हो? है ना, ये उसका फंक्शन है एक लाइन में। चलिए सेकेंड सेकेंड कंपोनेंट लिखेंगे, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, इसमें तीन है तो तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखना पड़ेगा, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, है ना। तो फर्स्ट इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर भी एबीसी करके लिख लो। ए, आर्टरीज, आर्टरीज, इसका काम क्या है? ये क्या कैरी करती है? जनरली कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। लिख लो आइफन डाल के, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, कहां से? हार्ट से वेरियस बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बी, वेन्स, ये ब्लड वेसल के अंदर ही अपन है ना, बी वेन्स। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लिख लो पूरा कंप्लीट, फ्रॉम कहां से टू कहां पे? कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू हार्ट। ठीक है, एंड थर्ड लिख लो कैपिलरीज, कैपिलरीज। अच्छा हाँ, आ रहा हूं। हाँ, इसमें लिखेंगे, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन, allow the exchange of materials between blood and body tissues, allow the exchange of materials between blood and body tissues, allow the exchange of materials between blood and body tissues। ठीक है, चलिए थर्ड ब्लड, थर्ड पॉइंट ब्लड, थर्ड कंपोनेंट क्या है हमारा? ब्लड। हाइफन डाल के, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कॉमा गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट भी है ना, किडनी में भी ब्लड ही जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, वेस्ट, कॉमा हॉर्मोन्स,
एक्सेट्रा। मेन काम तो ये है, बाकी उनके कंपोनेंट से क्या क्या काम है? डब्ल्यूबीसी का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, प्लेटलेट्स का काम है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो एक लाइन वो भी लिख लेंगे। ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प इन, आरबीसी का तो अपने लिख दिया ना, गैसेस का एक्सचेंज। हीमोग्लोबिन, ब्लड कॉर्पसल्स, सेल्स लिख लो अगर कॉर्पसल्स नहीं समझ में आ रहा है तो। ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प इन इम्यूनिटी, ब्लड कॉर्पसल्स हेल्प इन इम्यूनिटी, कॉमा ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा। इम्यूनिटी, कॉमा ब्लड क्लॉटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए दो चार क्वेश्चन इसके बचे इंटेक्स वाले। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज वाले, उसमें एक दो तीन चार शुरू के चार आप करके आना। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ये चारों करके आना। उसके बाद का 5 से लेके 13 तक हम क्लास में करेंगे, तो एक क्लास और लेंगे नेक्स्ट वाली, इसमें बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ना। एमसीक्यू एक बार पढ़ के आना पर जो चारों बोला हूं मैं। ठीक है, चलो थैंक यू। और इसका टेस्ट ना 6 तारीख को होगा, 6 जुलाई, लाइव प्रोसेस पूरा।